नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक गणित के 12 टॉपिक। अगर ये 12 टॉपिक आप लोग समझ जाते हैं तो गणित को पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं 12 टॉपिक जिसमें वर्ग है, वर्गमूल, घन, घनमूल, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, घातांक, लाभ, हानि, पक्षांतर और तिर्यक गुणा। इतना हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं, माना कि कहीं आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आपको समझना होगा कि साधारण ब्याज होता क्या चीज़ है, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें हम लोग 15 टॉपिक और कवर किए थे। तो अभी तक उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 15 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका 12 टॉपिक जिसमें से ये आपका सिमिलर, ठीक है, ये जो आपका वर्गमूल और घनमूल दोनों में सिमिलर है। बाकी छोड़ दे तो यहाँ पर 10 टॉपिक एक्स्ट्रा है, वहाँ पर 15, तो 25 टॉपिक यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मात्र 2 वीडियो के सहायता से। जो पहला वीडियो है मात्र आपका 80 से 85 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ पर 15 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आपका 12 टॉपिक जिससे आप गणित को एकदम आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये अगर आप लोग स्कूल वाले बच्चे हैं तब भी इसको देख सकते हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, फिर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें ना, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप इसी को समझोगे ना तभी आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वर्ग, उसकी ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल को। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा घन और घनमूल। अगर आप लोग वर्ग और वर्गमूल समझ जाते हैं ना तो घन और घनमूल को आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो देखो वर्ग, ठीक है, सबसे पहले मैं देखो वर्ग को कैसे डिनोट करते हैं उसको आपको बताता हूँ। तो कोई भी संख्या अगर मैं मान लेता हूँ ए है, तो अगर इसका जो घात अगर 2 है ना, तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए का घात 2 करके पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए का स्क्वायर करके बोलते हैं। इतना आपको समझना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या दिख रहा है जिसका घात अगर 2 है ना, तो उसका जो मतलब होता है वह क्या होता है, उसी संख्या का आपस में गुणा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये मान के चलूँ, हमको ये बोल दिया गया है कि 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग कितना होगा, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 यहाँ पर होगा, अर्थात 25 हो जाएगा, है ना भाई, 25 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दर्शाते कैसे हैं, तो घात में हम लोग 2 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जितने घात में रहता है ना उतने बार उसी संख्या का आपस में हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ भी देख लिए, एक एग्जाम्पल भी देख लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर होता है। इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा जो वर्गमूल के बारे में। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकलता है, तो देखो 5 का जो वर्ग निकला कितना मिला हमको, 25 मिला। ठीक है, समझिएगा, 5 का जो वर्ग निकला 25 निकला है, और जो 25 का वर्गमूल निकलेगा ना वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अर्थात जो 25 किससे बना था, 5 से, स्टार्टिंग में 5 ही से बना था, है ना। तो 5 क्या है, इसका मूल है, किसका मूल है, तो 25 का मूल है। और हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लेकर के चलते हैं, करनी लेकर के चलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग वर्गमूल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 21। ठीक है, एक संख्या लेते हैं 21 है, इसका हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने कहने का मतलब क्या है, 21 का गुणा हमको 21 से यहाँ पर करना पड़ेगा। ये हो गया। चलिए, इसका गुणा करते तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले सिंपल मेथड से, जो हम लोग सामान्य तरीके से गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2। अब एक बार गुणा किए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रॉस बन जाएगा। अब देखिएगा 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 2 ने हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, क्या मिला, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। अर्थात जब हम लोग 21 का वर्ग करेंगे ना तब हमको क्या प्राप्त होगा, तो 441 हमको प्राप्त होगा। ये हमारा क्या, एकदम बेसिक मेथड। ठीक है, एकदम क्या बेसिक मेथड है। अब चलिए मैं आपको इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझाता हूँ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पहला है, ये आपका दूसरा है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ। देखो पहला क्या करते हैं, हमको दिया 56। ठीक है, 56 हमको दे दिया है। 56 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है ट्रिक से। ले लेते हैं ट्रिक से, हमको इसको सॉल्व करना है। तब क्या करेंगे, तो ये जो 6 है ना, इसका आपको सबसे पहले वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 6 का वर्ग होता है, अर्थात 6 का वर्ग कितना हो जाता है, 36 हो जाता है ना भाई। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। तो 36 का हम लोग पहले 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हासिल आएगा। अब क्या करना है, जो 5 है, 6 है और यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, सब का आपस में गुणा कर दीजिए। तो 6 पंचे 30,
30 दूनी आपका हो जाएगा 60। तो 60 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 पहले से बचा है तो 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। 63 का हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है। कैरी कितना है, तो हमारे पास 6 अर्थात हासिल 6 आ रहा है। अब ये देखिएगा सेम उसी प्रकार अब हमको क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। तो 5 का जब वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, 5 का वर्ग क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। और 25 में जब 6 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 31 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया ना वो कितना है यहाँ पर, 31 36 अर्थात 3136 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे सर ये आपका थोड़ा कठिन लग रहा है करके, तो कठिन बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन उसको भी आपको बना करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो हमको क्या दिया, 75 दे। ठीक है, 75 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। सबसे पहले 5 का वर्ग करो तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का लिखना है आपको 5, 2 आपको देना है हासिल। ठीक है, अब सबको आपस में गुणा करो तो 5 7 35, 35 दूनी हो जाएगा 70, 70 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 72। तो 72 में क्या हो जाएगा, 7 हमारा हासिल आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होगा। 49 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 56। कितना मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा 56। तो 56 25 हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान था ना, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। देखो 56 25 है ना भाई, इसका आंसर क्या है, तो 56 25 आ गया। अब चलिए इसी में मैं आपको और कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अगर आपको कभी भी 2 अंक वाला संख्या दिखाई देता है, ठीक है, 2 अंक वाला संख्या है और अगर इकाई अंक उसका क्या है, 5 है। ठीक है, 2 अंक वाला संख्या है और इकाई अंक अगर उसका क्या है, 5 है। इसको आपको ध्यान में देना है ना भाई। इकाई अंक अगर 5 है तो आप लोग इसको एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 25। ठीक है, 25 लेके चले, इकाई अंक 5 है ना भाई। तो देखो 5 का सबसे पहले आपको वर्ग कर देना है। तो 5 का जो वर्ग होगा कितना हो जाएगा, 25 होगा। ये काम खत्म। ठीक है, 1 मिनट। तो 5 का सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 25। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अभी जो 2 है ना, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो दोनों का आपस में गुणा कर दो तो 3 दूनी हमारा हो जाएगा 6। तो जो 25 का वर्ग आएगा ना, 625 आएगा। चलिए इसी प्रकार और बना करके देखते हैं हम लोग। 65 का वर्ग बना करके देखते हैं। तो 65 का वर्ग कैसे बनेगा, 5 का वर्ग लिख लेंगे, यहाँ पर 25 हो जाएगा और 6 है तो 6 में हम लोग 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 छक्का हमारा कितना हो जाएगा, 42। तो 42 25 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप लोग यहाँ पर 95 का भी निकाल सकते हैं। 95 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका 9 है, 9 में जब 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10। तो 9 दाम आपका हो जाएगा 90। तो 90 25 इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वर्गमूल की ओर। तो वर्गमूल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको वर्गमूल को कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ। इसको 3 तरीके से लिखते हैं। तो वर्गमूल को हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं a का घात 1/2, अर्थात जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसका घात जो रहेगा 1/2 करके लिख सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग अंडर रूट के अंदर में लिख सकते हैं, अर्थात करने के अंदर में लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका जो रहता है आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसी प्रकार से रहेगा, बस यहाँ पर जो ना 2 रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको दर्शाते हैं। इतना आपको समझना है क्योंकि सेम चीज़ आपको मैं घनमूल में भी बताने वाला हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक छोटा सा संख्या लेकर के आपको बताता हूँ। ठीक है, छोटा सा संख्या लेकर के बताते हैं। जैसे कि हमको क्या करना है, यहाँ पर 400 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 400 का हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट हमको यहाँ पर निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, 400 को लेकर के चलेंगे और जो हम लोग मेथड पढ़े थे ना लघुत्तम वाला, सेम वही हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में, 200 बार में। ठीक है, 200 बार में सीधा मैं इसको डिवाइड कर दिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम संख्या आते जा रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 बार में डिवाइड होगा। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 3 से नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, मतलब 5 पंचे 25 और 5 एक कम 5। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये अपने पास 400 था। ठीक है भाई, 400 था, बराबर कर लेंगे। इसका गुणनखंड देखो कितना गुणनखंड मिला है, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 1 2 3 और 4। फिर क्या है, 2 बार 5 है तो 2 बार 5 भी, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो फोकस कीजिएगा, मैं आपको इसको कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा।
अंडर रूट के अंदर ऊपर में कितने हैं 2 है, अंडर रूट के ऊपर में कितने हैं 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का यहाँ पर जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, 2 का यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ी बनाते हैं। सेम सेम संख्या का जोड़ी बनता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ी मिला तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पर भी एक जोड़ी मिला तो गुणा के साथ इसको लिखेंगे, और यहाँ पर एक जोड़ी में क्या है 5 है, तो बस इसी को हमको लिखना था। तो 2 दूने 4 और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। क्या मिला हमको 20, अर्थात यहाँ पर जो 400 का जो अंडर रूट 400 है ना, इसका जो हमको वर्गमूल मिला है कितना मिला है, तो हमको 20 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सेम इसी पैटर्न में हमको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो चौथे नंबर का दिया इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग जो तीसरा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3600। ठीक है, कितना 3600, इसको हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सम संख्या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 36 का आधा हो जाएगा 18, सीधा मैं आधा कर देता हूँ, क्योंकि 2 से हमको डिवाइड ही तो करना है ना। फिर ये हो जाएगा 900, फिर उसी प्रकार फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 450, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4, यहाँ से 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 225 मिला। ठीक है, अब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, यहाँ से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 पंचे 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, देख सकते हैं तो कितने बार में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचा तो 3 पंचे 15। 25 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंचे 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5 एकम 5। अब सेम वैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर अभी लिख नहीं रहा, मैं सीधा इसका क्या करता हूँ पेयर बना करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर और 5 का, तो कितने बार है, एक बार। 2 यहाँ से मिलेगा पहले वाले से, दूसरे वाले से फिर एक 2 मिलेगा, तीसरे वाले से 3 मिलेगा, फिर लास्ट से हमको 5 मिलेगा। सबको गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, अर्थात हमको क्या मिला है, जो 3600 दिया है ना, इसका हमको स्क्वायर रूट कितना मिला है, तो 60 हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगा यहीं से, तो आपको करना कैसे, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना कैसे है आंसर, तो वर्ग वाला है या फिर वर्गमूल का है ना, तो आप लोग वर्गमूल लिख सकते हैं। ठीक है, पहले वर्गमूल लिखिएगा, फिर यहाँ पर तीसरा का आंसर करके आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा है घनमूल, घन और घनमूल। तो देखो घन क्या होता है, तो कोई भी संख्या दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या आपको दिया है, अगर उसका जो पावर है, जिसको हम लोग घात के नाम से जानते हैं, अगर 3 है, ठीक है, उसका अगर घात 3 है ना, तो उसी को हम लोग घन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, घन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब घन का मतलब क्या हो जाएगा, घन का मतलब हो जाएगा कि एक ही संख्या का आपस में 3 बार गुणा, तो a गुणा a गुणा a, ये हो गया अपने पास घन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 का घात 3 कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा, अर्थात 3 तिया 9, 9 तिया आपका हो जाएगा 27। तो 3 का जो घन मिला वो कितना मिला है हमको, 27 मिला। ठीक है, 3 का जो घन कितना मिला, 27 मिला है, और जो 27 का घन मूल होगा ना, वो अपने पास क्या हो जाएगा, वापस से 3 हो जाएगा। इसी चीज़ को आपको समझा रहा था, जैसे कि वर्गमूल में चलता है सेम वैसे ही आपका घनमूल में चलता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है उसको अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 27 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और जो 3 का घन होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपको गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 का जो घात 3 दिया है, 25 का घात 3 है, अर्थात क्या हो जाएगा, 25 का जो घात 3 है ना, देख सकते हैं, तो इसका मतलब 25 को हमको 3 बार आपस में गुणा करना है, सीधी सी बात है ना भाई। तो आप लोग चाहो तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, या फिर देखो मैं आपको बताया था ट्रिक कैसे निकालना था, है ना। तो स्क्वायर के लिए आप लोग लगा सकते हो, फिर स्क्वायर का लगाने के बाद जितना भी आएगा फिर आप उसके साथ 25 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर अब मिल जाता। तो देखो 25 और 25 को जब मैं गुणा करूंगा ना, तो मेरे को मिलेगा 625। ठीक है, मेरे को पता है 625 मिलेगा, 625 लिख ले। इसका गुणा हम लोग कर देते हैं 25 के साथ में। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है तो आप लोग 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, नहीं याद है तो आप लोग आराम से 5 का गुणा कीजिए। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 पंचे हो जाएगा 25, हासिल आ जाएगा 2। उसी प्रकार 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, फिर आएगा 2, यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1, 5 6 31 और आपका हो जाएगा 1 31।
एक बार गुणा किए तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक सौ। अब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर हमारा हासिल आ जाएगा 1, 2 दूने 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5। उसी प्रकार 6 दूनी 12 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 5, यहाँ से 2 मिला। अब यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, 5 और 1 आपको मिलेगा 6। अब देखो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 1 का आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर मिला ना 15,625 हमको इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभी घन निकाल रहे हैं। ठीक है ना भाई, समझ आ गया होगा कि घन हम लोग इस प्रकार से इसका निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन है 62 दिया है, इसको आपको 3 बार गुणा करेंगे, आपको आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या है, बेसिक मेथड है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक मेथड, इतना आपको समझना है। अगर इसी को आप लोग चाहो तो आप लोग ना इसको ना ट्रिक से भी समझ सकते हो। तो चलिए हम लोग 25 का तो कवर कर लिए। अब आपका जो 62 है इसको आप लोग बना करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए कि अगर आप लोग को बार बार गुणा ना करना पड़े तो इसके लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको मैं अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा कि स्क्वायर रूट का भी और क्यूब रूट का अर्थात घनमूल का कैसे हम लोग ट्रिक से आंसर निकालते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। हम लोग इसमें बेसिक के बारे में सीख रहे हैं ना, तो मैं आपको इसका अभी बेसिक ही बताऊंगा। ठीक है, घनमूल का। बाकी अगर आप लोग को ट्रिक वाला चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोग उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं घनमूल के बारे में। ठीक है, घनमूल के बारे में बात करते हैं। तो देखो घनमूल को हम लोग लिखते कैसे हैं, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका। तो देखो ए अगर कोई संख्या है ना तो इसका जो घनमूल हो जाएगा ना 1/3 हो जाएगा, ये आपको समझना है। और उसी प्रकार दूसरा जो तरीका है क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 3 करके। तो दोनों tरीके से हम लोग घनमूल को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा संख्या लेकर के आप लोग चलिए, जैसे कि हम लोग 27 का निकाले थे, है ना भाई, 27 का निकाले थे। तो चलिए 27 का हम लोग क्या निकाल देते हैं, एक बार घनमूल निकाल करके देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 27। तो इसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही लघुत्तम वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं ना भाई। तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, कितने बार में, 9 बार में। फिर इसी प्रकार देखते हैं, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 बार में, फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा आपका 1 बार में। तो क्या मिला यहाँ पर देखिएगा, क्यूब रूट 27। इसका जो गुणनखंड मिला है ना, फैक्टर मिला, कितना मिला, तो 3 गुणा 3। अब यहाँ पर अगर 3 है ना तो आपको 3 संख्या लेकर के चलना है, सेम संख्या, उसका एक पेयर बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा। तो 27 का जो क्यूब रूट मिला हमको, क्या मिला यहाँ पर, अर्थात घनमूल 3 हमको प्राप्त हुआ है। सेम इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ। बाकी जो यहाँ पर देख सकते हो, जो तीसरा नंबर का, इसको आप लोग बना करके बताइएगा। बाकी मैं यहाँ पर जो चौथे नंबर का, इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सेम वैसे ही हमको मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। देखिएगा क्या दिया है, 39 304 ये हमको दिया है। अब लास्ट में 4 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बचा, 19 हो जाएगा। तो 2 9 18, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1 बचा तो 13 हो गया। तो 2 छक्का 12, यहाँ से फिर 1 बचा तो 2 5 10 और 2 2 4, ये हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ से बचा 1 तो 2 8 16 हो जाएगा। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया। 5 है तो 2 2 4। अब यहाँ से 1 बचा तो 2 छक्का 12, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा फिर 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 2 चौक हो जाएगा 8। यहाँ से आपका क्या बचा, 1 बचा। ठीक है ना भाई, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब ये जो है ना आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब डायरेक्ट ये होगा आपका 17 से डिवाइड। तो देखो 17 दूनी आपका हो जाएगा 34। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 दूनी आपका हो जाएगा 34। यहाँ से आपका बचेगा 15। अब बाद में तो 1 है तो आपका हो जाएगा 51। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 17 3 34 15 51। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब हमको ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि ये क्या है आपका 151 से एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, तो कितने बार में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, कितने बार में, 8 बार में हो जाएगा, जो कि आपका होता है 136। ठीक है, कितना होता है, 136 होता है। तो यहाँ से आप लोग माइनस कर लो, आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो देख सकते हैं, अगर मैं 151 में 36 यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 9 15। ठीक है, अर्थात कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ पर 15 मिल जाएगा। अब 15 तो बचा, लेकिन यहाँ पर 3 भी है तो ये हमारा हो जाएगा 153, और 17 नियम होता है 153। तो डायरेक्ट कितना मिला हमको, 289 मिला। अब फिर से इसको 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17 एकम 17। अब यहाँ से आपका क्या बचा है, 11 बच गया। ठीक है, 11 बचा है। तो उसके बाद देख सकते हैं 17 7 होता है 119, तो ये भी खत्म। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 17 एकम 17। अब हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, घनमूल,
तो 39,304 का हमको घनमूल निकालना है। तो ये लिख लिए, बराबर में जितना भी फैक्टर है उसको लिखेंगे, है ना भाई। तो कितना मिला है, 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 17 गुड़ा 17। अब देखो यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा, क्योंकि 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ से हमको ऊपर में लिख देता है, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 2 और लास्ट से मिल जाएगा 17। दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34, अर्थात जो 34 किसका वर्गमूल घनमूल निकला है, तो देख सकते हैं 39,304 का जो घनमूल निकला ना, वह कितना निकला है हमारे पास 34 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से घनमूल निकालते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा घनमूल, ठीक है। हमारा वर्गमूल भी सीख लिए, घनमूल भी सीख लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे साधारण ब्याज। इसके बारे में समझते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, घातांक है, लाभ हानि, कुछ इस प्रकार के टॉपिक अपने पास बचे हैं, ठीक है। तो चलिए साधारण ब्याज हम लोग अब देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। माना कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या है, कोई दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब ए जो बोलता है बी से, ठीक है, ए क्या बोलता है बी से कि मेरे को ना भाई 10,000 रुपये की उधारी चाहिए, ठीक है। 10,000 रुपये मेरे को क्या चाहिए, 10,000 रुपये आप मेरे को दे दो, मेरे पास नहीं करके वो उधारी उससे मांग लेता है। लेकिन बी क्या बोलता है, भाई ठीक है मैं आपको 10,000 तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा। कौन से शर्त पे दूंगा, तो वो बोलता है कि मेरे को हर साल के हिसाब से 5% का यहाँ पर ब्याज चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, जो बी है ना, वो ए से बोलता है कि मेरे को हर साल 5% के रूप में ब्याज चाहिए, ठीक है। अब ये बोलता है, बी बोलता है कितने साल में दोगे, तो ए बोलता है मैं आपको 2 साल में दे दूंगा, ठीक है। कितने साल में, 2 वर्ष में आपको मैं इसको कंप्लीट यहाँ पर कर दूंगा, अर्थात 2 साल का वहाँ पर ब्याज जुड़ेगा। तो इसी को हमको यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार से इसका ब्याज निकलता है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या बोलता है, बी से मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, तब बी बोलता है ए से, क्या बोलता है कि मैं दे तो दूंगा, लेकिन हर वर्ष मेरे को 5% का ब्याज चाहिए। और वो तब उसके बाद फिर पूछता है कि कितने वर्ष में दोगे, तो ये बोलता है, मैं जो ए बोला कि मैं आपको इसको 2 वर्ष में कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग यहीं पर समझिएगा। अब देखो ये क्या है, जो 10,000 रुपये ले रहा है ना, यही आपका क्या है, तो मूलधन है, ठीक है। ये क्या है, मूलधन है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिशत में ले रहा है, ठीक है, कितना प्रतिशत ब्याज बढ़ रहा है, इसी को हम लोग इंग्लिश में रेट बोलते हैं, जो कि आपको दर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो दर है ना, इसका क्या है, 5% है। समय, ठीक है, समय जो हम लोग देख सकते हैं टाइम है, जो कि आपका क्या है, 2 वर्ष का है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग नॉर्मल अगर पढ़ते हैं तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं उसको आपको बता देता हूँ। तो ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है बता देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मूलधन, ठीक है, एक एक करके लिखते चलते हैं। मूलधन गुणा दर, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटा 100। बस ये इसका क्या होता है, साधारण ब्याज का है ना, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसी को आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, आप लोग क्या लिख सकते हो, ए सही करके लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट करके। मूलधन को आप लोग लिख सकते हो पी, यहाँ पर दर को लिख सकते हो आर, समय को लिख सकते हो टी। कभी कभी आपको ये एन भी देखने को मिलता है, ठीक है, एन भी देखने को मिलता है समय, और नीचे में आपको दिखना है 100। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जो कि आपका है मिश्रधन। मिश्रधन क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपको मिश्रधन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कहाँ पर मूलधन लिखना है, कहाँ पर गुणा है, फिर दर है, फिर समय है। तो चलिए अब देखो, 5,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रखी गई है, तो ब्याज कितना होगा। सिर्फ ब्याज बोला है ना भाई, सिर्फ ब्याज बोला है। तो देखो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ब्याज बराबर में क्या है, मूलधन। देखो कितना राशि ली है, 5,000, तो मूलधन की जगह क्या लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे, ठीक है। गुणा दर क्या है, तो दर आपका 5% है। गुणा क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर वर्ष क्या है, 2 वर्ष है। अब यहाँ पर लिख देंगे इसको हम लोग बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पंचे आपका हो जाएगा यहाँ पर 10, तो इसको नीचे में लिख लेते हैं एक बार। ऊपर में बचा है 50 और ये आपका हो जाएगा 10। दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 500, ठीक है, 500। अर्थात इसका जो ब्याज मिला, कितना मिला है, 500 इसका ब्याज यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। 500 कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हुआ है,
500। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला था, मूलधन मिश्र धन क्या होता है। तो यहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाता कि 2 वर्ष के पश्चात वह व्यक्ति उसको कितना रुपए वापस करेगा, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो जो मूलधन था कितना था, मूलधन आपके पास 5000 था, ब्याज कितना निकला है 500 निकला है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5500 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5500। और यही आपका क्या कहलाता है, तो मिश्र धन कहलाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, मिश्र धन किसका किसका योग होता है, तो मूलधन और ब्याज का जो योग होता है ना, उसी को हम लोग मिश्र धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो मिश्र धन होता है ना, वह मूलधन और ब्याज का योग यहाँ पर होता है। ब्याज कहने का मतलब क्या है, जितना प्रतिशत एक्स्ट्रा, अर्थात जितने रुपए आप लोग एक्स्ट्रा दोगे ना, वही उसका ब्याज होता है। मूलधन क्या है, जो राशि आप लोगों ने ली थी ना, वही उसका मूलधन होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पर मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो चलिए मूलधन यहाँ पर ज्ञात करते हैं। देखो क्या दिया है, हमको ब्याज पहले से दे दिया, इसको भी समझिएगा। तो ब्याज की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 2000। ठीक है, ब्याज की जगह में क्या लिख दिए 2000, फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 वर्ष है, तो लास्ट में वर्ष होता है तो 4 लिख लिए यहाँ पर। दर कितना है, तो दर आपका यहाँ पर 10% है, फिर गुणा मूलधन तो हमको निकालना है, तो मूलधन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर P। अब नीचे में लिख देंगे हम लोग 100। काम खत्म। यहाँ से देखो 10 एक कम 10, 10 दहम 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर और देखिएगा, 2 दूने 4 और 2 पंचे यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। तो क्या मिला, इधर आपका मिला है 2000, बराबर में देख सकते हैं P है, गुणा है, ऊपर में सिर्फ तो क्या बचा है 2 बचा है, और नीचे में आपका क्या बचा है 5 बचा है। अब इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000 गुणा 5। अब जब 2 नीचे जाएगा तो नीचे लिख देंगे 2 को, ये आपका हो जाएगा बराबर में P। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, अभी हो जाएगा 2 एक कम 2, उसके बाद 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, अर्थात 1000 ये मिला है। जब 5 के साथ इसका गुणा करेंगे ना, तो टोटल हमारे पास P बराबर कितना हो जाएगा, तो 5000 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो मूलधन प्राप्त हुआ है ना, वो कितना हुआ है, तो 5000 इसका मूलधन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चलिए अगला यहीं पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, किसी राशि, अब देखो राशि कितना दे दिया है, 6000 पहले से दे दिया है, 3 वर्ष भी दे दिया है, 900 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब हमको दर ज्ञात करना है। आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, पहले हम लोग क्या ज्ञात किए थे, ब्याज निकाले थे, दूसरा में हम लोग मूलधन निकाले हैं, तीसरा में हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो 900 रुपये देखो ब्याज प्राप्त हुए, तो 900 को पहले लिख लो, ब्याज को सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर 900 लिख लिए। मूलधन कितना है, मूलधन अपने पास 6000 है, तो 6000 को भी लिख लेते हैं। दर हमको नहीं पता तो यहाँ पर लिख लेते हैं R। समय कितना है, 3 वर्ष है, बटे कर देंगे किससे 100 से। काम खत्म। देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके नीचे में सिर्फ 1 है, तो 1 का गुणा 900 से करूँगा तो 900 का 900 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आने वाला। लेकिन ऊपर में देखो क्या है, 6 है यहाँ पर, और 0 अर्थात 60 है, और यहाँ पर आपका 3 है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे में आएगा, तो 60 गुणा आपका क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बचा है, वो क्या है R, अर्थात आपका दर, जिसको हम लोग रेट के नाम से जानते हैं। तो देखो 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 3 9, अर्थात आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 6 कम 6 और 6 पंचे 30, फिर से कटा, तो R का जो वैल्यू प्राप्त हुआ ना, कितना हुआ है 5 हुआ है, अर्थात 5% यहाँ पर आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रेट अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की जो दर है ना, वो आपको यहाँ पर 5% प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये साधारण ब्याज समझ में आएगा ना, तभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको जब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी दे दूँ, जैसे कि मूलधन क्या होता है, तो जहाँ पर जो दी गई राशि होती है वही आपका मूलधन होता है। दर आपको बता दिया हूँ क्या होता है, जो यहाँ पर प्रतिशत होता है ना, कितने प्रतिशत में जुड़ने वाला है घटने वाला, वो आपका क्या होता है, दर होता है। समय भी आपको पता है, अर्थात यहाँ पर जो समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, उसके बारे में जो मिश्र धन रहता है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मिश्र धन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मिश्र धन निकालते हैं। वहाँ पर क्या था, आप लोग अलग से ब्याज निकाल सकते थे, हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, डायरेक्ट मिश्र धन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे में आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, क्या क्या आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब समझना क्या चीज़ है,
तो यहाँ पर देखो समझना क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, इसमें ना ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है। ठीक है, क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि माना कि कोई व्यक्ति जो कि 1,000 रुपये उधार लिया किसी से, ठीक, उधारी लेकर के चल रहा है। अब पहले साल में, ठीक है, पहले साल में इसमें मान लेते हैं हम लोग 200 रुपये इसका ब्याज बन गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 200 रुपये उसको ब्याज मिला, तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, 1200। अर्थात अगले वर्ष जब भी जुड़ेगा ना तो 1200 के ऊपर जुड़ेगा। अब फिर से मान लेते हैं 1200 का यहाँ पर 300 रुपये आपका ब्याज बन गया। ठीक है, कितना बन गया, 300 रुपये ब्याज। तो अगले साल में, अगले वर्ष में कितना में जुड़ेगा, टोटल जो 1200 में ना 300 को जोड़ देंगे तो अगले बार जो ब्याज बनेगा ना 1500 के ऊपर बनेगा। अब ये मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर इसमें ना 500 रुपये ब्याज यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, तो अगले बार जो बनेगा वो कितने के लिए बनेगा, तो 2000 के लिए यहाँ पर ब्याज बनेगा। अर्थात जो ब्याज बनता है ना उसको हम लोग मूलधन के साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद उसका ब्याज बनता है, वही आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं था, सिंपल हर वर्ष का अलग अलग जुड़ते जाता था, बस यही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्याज जो है ना मूलधन के साथ जुड़ेगा और फिर जो ब्याज और मूलधन है ना दोनों का फिर ब्याज निकलते हैं, वही आपको होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सबको एक साथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसकी सहायता से हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग निकालते हैं तो ए का मान निकालेंगे। ठीक है, जो मिश्र धन निकलेगा, तो पी कहने का मतलब वही प्रिंसिपल होता है, अर्थात आपका मूलधन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक है, फिर प्लस है, आर का मतलब आपका वही हो जाएगा दर, तो 10% है। नीचे में आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा 100, और जो एन है ना वो आपका टाइम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष। तो 10 एक कम 10, 10 धाम आपका हो जाएगा 100, सीधी सी बात है, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाहर में आपको देखने को मिलेगा 10,000, अंदर में 1 धन 1/10 आपको अलग से देखने को मिलेगा, पावर में है आपका 2। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे ना, मैं आपको जब पहला वीडियो था उसमें समझाया था भिन्नों को कैसे हल करना है, तो आप लोग जरूर वीडियो देखेगा, जिसमें हम लोग टोटल 15 टॉपिक इसी प्रकार से कवर किए थे। ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से मैथ सीख सकते हैं। तो जब इसको मैं हल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 एक कम 10 यहाँ से हो जाएगा, और एक 11। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 बाहर में रहेगा, अभी हमारे पास हो जाएगा 11/10। ठीक है, 11/10 होगा, अर्थात इतने को मैं लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ 11/10, इसका पावर में 2 है, तो डायरेक्ट इसको मैं ओपन करूँ तो 11/10 गुणा 11/10 हमको प्राप्त होगा। तो देखो 1 0 2 0, 2 0 से यहाँ से आप लोग इसको काट दो और बाकी सब का पर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ से बचा 100 और 11 में 11 में आपका हो जाएगा 121। ठीक है, 121 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 से गुणा करेंगे फिर 0, 121 से कम आपका हो जाएगा 121। तो ये हमारे इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 10 देखो कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया है, 2 वर्ष का 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग जोड़े ना तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है टोटल, तो 12,100 रुपये हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, अब मैं जो आपको समझा रहा था ना उसी को यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, आप लोग देखो इसको नोट करके रखिएगा, क्या दिया है 12,100, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले से, क्या है 12,100, ये हमको हमारा आंसर मिला था। अब मैं आपको बता क्या रहा था, तो ये देखो 10,000 है, 10,000 का पहले वर्ष में निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या है 10,000 है, 10,000 का मैं 10% पहले वर्ष के लिए निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे को क्या मिलेगा 1 2, टोटल हमको क्या मिला यहाँ पर 1,000 प्राप्त हुआ है ना, 1,000 प्राप्त हुआ है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है 10,000 में जोड़ना है, तो जब 10,000 में मैं क्या करूँगा 1,000 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 11,000, कितना मिल जाएगा मेरे को 11,000 मिलेगा। फिर इसका 10% निकालूंगा क्योंकि 2 वर्ष के लिए था ना, तो फिर इसका 10% निकालेंगे, तो इस प्रकार से दोनों आपस में कट जाएगा फिर से। अब हमको क्या मिला यहाँ पर देखो 1100, कितना मिला हमको यहाँ पर 1100 प्राप्त हुआ है। मूलधन क्या था 11,000 था, लिख देते हैं भाई 11,000 को, ये लो इसमें 1100 फिर से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए तो 0 0 1 2 1 प्राप्त हो गया। हमको देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 1 2 1 00 हमको प्राप्त यहाँ पर हो गया है। तो वही चीज़ है, साधारण ब्याज को जब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अर्थात जब साधारण ब्याज में जो ब्याज निकलता है उसको हम लोग मूलधन के साथ जोड़ेंगे और उसका फिर से अगर ब्याज निकाल देना तो वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। चलिए अपने पास जो अगला टॉपिक है जिसको हम लोग घातांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मैं एक वीडियो और दे चुका हूँ, जो हम लोग पहला वीडियो था ना उसमें कुछ क्वेश्चन कवर किए थे, लगभग 5 क्वेश्चन कवर किए थे, 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डीप बताने वाला हूँ जो कि आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अर्थात इसका जो घातांक में जितने भी फार्मूला यूज़ होते हैं ना
उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला फॉर्मूला जो कि है a का घात m गुणा a का घात n। तो जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a का घात m प्लस n, अर्थात जो पावर है ना वो आपस में जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आधारणी अर्थात जो नीचे में संख्या रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, जो ऊपर का संख्या रहता है उसको हम लोग घात कहते हैं। तो अगर आधार समान होना तो जो यहाँ पर घात रहता है वो आपस में जुड़ जाता है। जैसे कि यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। माना कि 2 का घात 3 है गुणा 2 का घात 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा आधार है ना वो क्या है, समान है, तो इसका जो पावर होगा आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 3 धन 2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ 2 का घात 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर यहीं तक दिया है 2 का घात 5, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आंसर इससे और आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, 2 को 5 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 इसका आंसर आ जाएगा, या फिर 2 का घात 5, ठीक है। समझ आ गया होगा कैसे है। अगर आपका जो बेस है ना सेम रहेगा ना तो जो पावर होता है आपस में जुड़ जाता है, घटने वाला रहेगा तो घट भी जाएगा भैया ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा यहीं पर देखिएगा, तो चलिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, a का घात m बटे a का घात n है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में था तो आपस में जुड़ गया, लेकिन अगर भाग में रहेगा ना तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। सेम एग्जांपल लेके देखते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या है, 2 का घात 4 बटे 2 का घात 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 का घात 4 माइनस 2। तो जब हम लोग 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2, अर्थात 2 का घात 2। तो इसका जो आंसर आया ना 2 का घात 2 होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो इस प्रकार इसका आंसर हमको क्या मिला, 4 लिख सकते हैं इसका आंसर, या फिर इसी को हम लोग 2 का घात 2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको आंसर आपके जो वहाँ पर लिखा रहता है ना, 4 ऑप्शन दिया रहता है वहाँ पर भी निकलेगा, आप लोग उसको ले सकते हैं। चलिए यहीं पर जो तीसरा है ना वो देखते हैं। अगर कोई एक संख्या दिया है a, उसका घात m है और कोष्टक के बाहर में n है, ठीक है। कोष्टक के बाहर में n है, तो जो m और n है ना वो आपस में यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। कैसे होगा इसको भी आपको बता देते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 4 का घात अपने को ले लेते हैं 2, ठीक है। 4 का घात क्या लिए 2, और बाहर में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 3, क्या लिख दिए, बाहर में लिख दिए हम लोग इसको 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का घात जो घात होगा ना 2 गुणा 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो 4 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। अब यहाँ पर आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 करके 6 बार आपको लिखना है, ठीक है। 6 बार आपको लिखना है, और सभी को आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जब आप लोग 4 को ना 6 बार गुणा कर रहे हो ना तो कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग 4 का घात 6 ले सकते हैं, या फिर इसको जो गुणा करने के बाद आएगा ना वो आप लोग इसका आंसर यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए जो चौथे नंबर के यहाँ पर कवर करके देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, कोई दो संख्या का क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उसका घात कोई एक संख्या है। एक संख्या मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3, ठीक है। 3 गुणा 4 ले लेते हैं, इसका हम लोग घात कर देते हैं 2, ठीक है। एक की जगह हम लोग लिख दिए 2। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो 3 का घात 2 गुणा 4 का घात आपका हो जाएगा 2। अब आप लोग चाहो तो यहीं पर इसका आंसर लिख सकते हो, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसको 3 का घात मतलब 2 कहने का मतलब 9, उसी प्रकार 4 का घात 2 कहने का मतलब हो जाएगा 16। अब आपको क्या करना है, 9 और 16 को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 16 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 16 नहीं है, ठीक है। 16 नहीं है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 144, ठीक है। क्या हो जाएगा 144, यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे इसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 5वें नंबर के यहाँ पर देखेंगे, 5वें नंबर का कवर करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे टॉप में है 5वें नंबर का, आपको देखने को मिल जाएगा राइट साइड। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी अलग अलग कोई दो संख्या है ना भाई। तो चलो इसको 2 ले लेते हैं, इसको ले लेता हूँ मैं 3, अलग अलग संख्या है, और इसका घात हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 4 ले लेते हैं। 4 ले लिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये जो पावर होता है ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 2 का घात यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसी प्रकार
3 का घात 4 भी यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 ऊपर में आपका हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे में देख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 27 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 81 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जितना कटेगा कटा दीजिएगा, नहीं कटेगा तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा जो छठवें नंबर का है ना भाई, छठवें नंबर का है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है जिसका पावर 0 है, ठीक है, जिसका पावर 0 है उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। कोई भी संख्या है जैसे कि यहाँ पर मान लेते तो 6, तो 6 का घात 0 का जो मतलब होगा ना वो होगा 1। दुनिया में आप लोग कोई सा भी संख्या लो, ठीक है, कोई सा भी संख्या लो, अगर उसका जो पावर है ना वो आपका अगर 0 है, ठीक, उसका पावर अगर 0 है ना तो उसका जो वैल्यू होगा ना वह 1 होगा। लेकिन एक संख्या को हम लोग नहीं ले सकते, वो क्या है 0, अर्थात आप लोग 0 का पावर 0 यहाँ पर नहीं ले सकते। बाकी इसको छोड़ करके दुनिया का कोई सा भी आप लोग नंबर लीजिए, अगर उसका घात अगर आप लोग 0 कर देते हैं उसका वैल्यू आपका 1 के बराबर हो जाता है। कैसे होता है अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके लिए छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से ये होता है, ठीक, आपको अच्छे से वहाँ पर समझा दूंगा। चलिए यहीं पर जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, अर्थात अगला जो फॉर्मूला है 7वें नंबर का, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ देखने को मिलेगा, a का घात माइनस दिया, ठीक है, माइनस n है, तो इसको हम लोग लिख सकते 1/a का घात n, अर्थात कोई से भी आपको ऋणात्मक घात वाला संख्या देखने को मिले। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 7 का घात -2, ठीक है, 7 का घात -2। अगर मेरे को जो पावर इसको प्लस में करना है ना तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/7 का घात 2। देखो यहाँ पर क्या था, माइनस में था, यहाँ पर आपको देखने को मिला है प्लस में। तो हम लोग क्या करते हैं, बटे के रूप में जब लिख देते हैं ना तो उसका पावर आपस में चेंज हो जाता है। यहीं पर देखिएगा मैं इस आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है 6 का घात 2 है, ठीक है, 6 का घात 2 है, ये आपका क्या है धनात्मक में है ना भाई, धनात्मक में है। तो इसको जस्ट अगर मैं उल्टा लिखूँ 6 का घात -2 कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अर्थात बटे में जब लिखते हैं ना तो ऊपर का जो पावर का जो साइन होता है आपस में आप चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है। एक और यहाँ पर बचा है, देख सकते हैं 8वें नंबर को, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो यहाँ पर दिया है a का घात m/n, ठीक है, a का घात क्या है m/n है। तो चलो उसको बना करके देखते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखो मैं आपको एक संख्या ले लेता हूँ 2 लेने का मतलब मैं 2 बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छोटा संख्या है और इसको आप लोग आसानी से कई बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2, या फिर एक काम करते हैं 3 यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 का घात मैं ले लेता हूँ 1/2, ठीक है, 3 का घात क्या लिया 1/2, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बड़ा संख्या लेकर के चलते हैं, ठीक है, 2/5 कर देते हैं, ठीक है भाई, 2/5 यहाँ पर कर देते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको इस प्रकार से अरेंज करूँ, ठीक है, यहाँ पर जो दिया उसके अनुसार अरेंज करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो देखो ये जो ऊपर का 2 है ना अर्थात वो उसके पावर में है, देखो m जो है उसके पावर में है, तो 3 का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर में 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको क्या बताया था, वर्ग जब पढ़ रहा था तो यहाँ पर जितना भी रहता है ना उतने बार उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग बाहर निकालता था, जोड़ी बना करके बाहर निकालते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से जमा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा ना ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको और इसको तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा ना बहुत ही छोटा वैल्यू इसका आने वाला है। चलिए इस प्रकार हमारा जो घातांक का सेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगला टॉपिक देख सकते हैं, लाभ एवं हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस करके हमको यहाँ पर दिया है। इसके बारे में ना इसको पढ़ने से पहले कुछ शब्द है जिसको आपको समझना जरूर है। अगर आप लोग शब्द को समझ जाते हैं तो आधा चैप्टर आपका ऐसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो कि कहाँ गया है, किसी शॉप में गया है, किसी दुकान में गया है, ठीक है, किसी दुकान में गया है। अब यहाँ पर ये बोलता है इसको एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एक बिस्किट का इसको पैकेट चाहिए। तो ये क्या किया, इसके लिए 5 रुपये दुकानदार को देता है, ठीक है। क्या करता है, इसके पास 5 रुपये है जो ये दुकानदार को दे देता है, और जो दुकानदार है ना बिस्किट इस व्यक्ति को दे देता है। यहीं पर आप लोग समझिएगा। तो देखो यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्राइस, जिसको हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसी को क्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। तो देखो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो ये व्यक्ति क्या किया, 5 रुपये दे करके क्या खरीदा, एक बिस्किट खरीदा है। कितना रुपए दे करके, 5 रुपये दे करके, है ना भाई। तो इसके लिए जो क्रय हुआ अर्थात क्रय किया है, कितने रुपए में क्रय किया है,
5 रुपये में क्रय किया है तो यही जो मूल्य होता है ना वो क्या कहलाता है आपका क्रय मूल्य। अर्थात जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई वस्तु हम लोग जिस दाम पर खरीदते हैं ना वही हमारा क्रय मूल्य होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट ऑफ प्राइस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग सीपी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यदि आपने एक पेन 50 रुपये में खरीदा है तो सीपी आपका क्या हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। दूसरा शब्द यहीं पर देखने को मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग एसपी कहते हैं और इसको हम लोग विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो जिस कीमत पर, ठीक है, जिस कीमत पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचते हैं, तो यहाँ पर जो व्यक्ति था बोल सकते हैं अर्थात दुकानदार था, वो कितने रुपए में बेचा था 5 रुपये में बेचा था। ठीक है, क्या था 5 रुपये में वह व्यक्ति उसको बेचा था, है ना भाई। तो उसके जो विक्रय मूल्य हुआ क्या हुआ 5 रुपये। उसी को यहाँ पर देख सकते हैं वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है सेल कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं अर्थात बेच रहे हैं, अर्थात सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, समझिएगा। कॉस्ट प्राइस में क्रय किए थे अर्थात हम लोग खरीदे थे, और सेलिंग कर रहे हैं अर्थात सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य तो जिसमें हम लोग बेच रहे हैं। तो जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं ना वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, वही क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य होता है। जैसे कि यदि आपने वही पेन, माना कि यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपने वही पेन 60 रुपये में बेचा तो आपका क्या हो जाएगा, जो एसपी होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो एसपी होगा कितना हो जाएगा 60 रुपये। अर्थात यहाँ पर हम लोग 50 में खरीदे थे 60 में बेच दिए। देखो 50 में खरीदे हमारा क्रय मूल्य हुआ, 60 में बेचे हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस इसी चीज़ को हमको यहाँ पर अच्छे से समझना है। एक बार फिर रिविजन कराता हूँ। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य, बस इतना आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग लाभ को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि किसी वस्तु में लाभ कब होता है और हानि कब होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको क्या बताया था, अगर कोई वस्तु मैं 50 रुपये में खरीदता हूँ और 60 रुपये में बेच देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये मैं क्या किया था सीपी था, ये हमारा क्या था एसपी था, है ना भाई। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य में मैं क्रय मूल्य को माइनस कर देता हूँ। विक्रय मूल्य मेरे पास 60 था, क्रय मूल्य कितना था 50 था, इसका डिफरेंस कितना है 10 रुपये का। तो यही मेरा क्या था प्रॉफिट रेट था। क्योंकि देखो जब भी हम लोग कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे ना वो हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है, माना कि आप उसी वस्तु को कितने में खरीदे रहते 70 रुपये में खरीदे, ठीक है, और इसको आप लोग क्या कर रहे हैं 40 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा नहीं होगा, 30 रुपये का घाटा होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर हानि बोलेंगे, लॉस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग अगर फॉर्मूले के रूप में चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग सिर्फ समझना चाहो तो इतना समझिएगा। अगर हम लोग किसी वस्तु को एक रेट पे खरीदते हैं, ठीक है, या फिर कम रेट पे खरीद के ज़्यादा रेट पे बेच दे तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो उसी चीज़ को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड में, जो कि इसका कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों में आपको समझ में और अच्छे से ये आ जाएगा कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को हल किया जाता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ, है ना भाई, कि आप लोग इसको समझिए। गणित को इतना कठिन नहीं है जितना कि जो हवा इसको बना करके रखे हैं ना कि गणित बहुत कठिन है बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बस अभी सिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग इसको और पढ़ते जाएंगे इसके बारे में ना आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला देखिएगा क्या दिया है, मयंक ने 5 रुपये में एक घड़ी खरीदी, ठीक है, अर्थात क्या कर रहा है वो सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। कितना में खरीदा है घड़ी को 500 रुपये में खरीदा है और उसे 650 रुपये में बेच दिया। एसपी सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य कितना में बेच दिया है 650 रुपये में। भी जस्ट आपको बताया था, क्या बताया था, अगर कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दे, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दे तो क्या होता है लाभ होता है ना भाई, लाभ होता है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या होता है P = SP - CP या फिर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो वो क्या किया 650 में बेच दिया, कितना में खरीदा था 500 में खरीदा था, कितने का प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। उसको क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है, क्योंकि कम रुपए में खरीदा है ज़्यादा में बेच दिया तो क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन देखिएगा। आपको सिर्फ समझना है कि कैसे लाभ होता है कैसे हानि होता है ना, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है। दूसरा देखिएगा, हितेश ने 1000 रुपये में एक साइकिल खरीदा, ठीक है, सीपी इसका देखिएगा कितना है 1000 रुपये, इसका क्या है यहाँ पर सीपी है, और उस पर 200 रुपये का मरम्मत करवाया। अब देखो इसमें क्या करा रहा है वो मरम्मत करा रहा है, ठीक है, अर्थात उसको सुधरवा रहा है।
कितने रुपए में कराया है मरम्मत, वो 200 रुपये में मरम्मत कराया है। उसके बाद उसको 1500 रुपये में बेच दिया। SP कितना हो रहा है यहाँ पर 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये में क्या कर रहा है वो बेच दे रहा है इस सौदे में हितेश को, ठीक है। इस सौदे में हितेश को लाभ हो या फिर हानि ये बताना है। अब देखो कोई व्यक्ति, चलो आप लोग अपना अपना समझिएगा, ठीक है। आप माने कि 1000 रुपये में कोई पुराना साइकिल खरीद रहे हो, आप 1000 में साइकिल खरीदे, 200 रुपये में उसको क्या किया, थोड़ा सा सुधरवा दिए, ब्रेक वगैरह बनवा दिए, ठीक है भाई, उसमें अच्छे से हवा डलवा दिए, ट्यूब वगैरह कुछ चेंज करा दिए, बहुत कम रेट करेगा तब की बात है ना। तो आप लोग 200 रुपये उसमें मरम्मत कीजिए, घंटी वंटी लगवा दिए। अब देखो आपका टोटल खर्चा तो यहाँ पर 1000 पहले हो गया था, 200 रुपये फिर से खर्चा हो गया, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना आपका खर्चा हो गया टोटल, तो 1200 रुपये आपका खर्चा यहाँ पर हो गया। अब इसको बेच कितने में रहे, तो बेच हम लोग रहे 1500 रुपये में, कितने में बेच रहे हैं 1500 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1200 में खरीदा पड़ा समझो और 1500 में बेच दिए, तो हमको क्या रहा है टोटल यहाँ पर 300 का फायदा हुआ। कितने का हुआ 300 का फायदा, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है आपका लाभ यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ और हानि कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बचे, इसको भी आपको बता देते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जीतू ने 600 में एक घड़ी खरीदा, कितना में, CP कितना है भाई 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये में एक घड़ी खरीदा और उसे 450 रुपये में बेच दिया, है ना। कितना में बेच दिया 450 रुपये में क्या करता है बेच देता है, तो जीतू को लाभ हो या फिर हानि। अब ये देखो ये गधा क्या कर रहा है, देखो ये गधा क्या किया, तो 600 रुपये में किसी सामान को खरीद लिया, अब कितना में बेच दिया, तो 450 में बेच रहा है, तो 150 रुपये का इसको घाटा नहीं हो रहा है, 150 रुपये का घाटा नहीं हुआ, तो इसको जो लॉस हुआ है कितना हुआ है, तो 150 रुपये की इसको यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। 150 रुपये की इसको यहाँ पर हानि हो गया। अब यहाँ पर जितना भी नाम आपको दिख रहा है ना, मयंक है, हितेश है, जीतू है, सब क्या है मेरे भाई लोग का नाम है ना भाई, सब मेरे मामा और बड़े पापा के बेटे लोग का नाम है, सभी के नाम यहाँ पर मैं डाल दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, जो पहला में लाभ हुआ, दूसरा में लाभ हुआ, तीसरा में लेकिन हानि हुआ। हानि क्यों हुआ, क्योंकि 600 रुपये में खरीदा था ज़्यादा में खरीदा है, फिर कम में इसको बेच दिया, तो हानि तो होना ही था, है ना भाई, हानि तो होना था। ये मेरे मामा का लड़का, ठीक है, जो जीतू देख रहे हैं मेरे मामा का लड़का, इसलिए इसको गधा बोला हूँ। तो ये क्या है ना भाई, यहाँ पर देखिएगा क्या है, 600 में खरीदा, 450 में बेच दिया, 150 रुपये का घाटा हुआ। अब घर आएगा तो कोटा ही पड़ेगा उसको, है ना भाई, क्योंकि घाटा करवा के आ रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या है, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो दो टॉपिक अपने पास यहाँ पर बचा, एक पक्षांतर करना बचा है और दूसरा जो हमारे पास बचा है ना उसको हम लोग तिर्यक गुणा के नाम से जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2-3 मिनट का यहाँ पर ये जो होने वाला है, जो वीडियो है लास्ट का, इसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो पक्षांतर, पक्षांतर कहने का मतलब क्या है, मैं एक बीच में बराबर बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई संख्या इस साइड में है प्लस में, तो बराबर की जब दूसरे साइड में जाएगा ना तो आपका माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, देखो प्लस है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाता है। उसी प्रकार अगर माइनस का इधर है, ठीक है, माइनस इधर है, तो दूसरे साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इधर से इधर ही आएगा, है ना, इसका उल्टा भी चलता है। अगर यहाँ पर कोई माइनस वाला संख्या, देखो यहाँ पर कोई माइनस वाला है ना, तो इधर जाके ये प्लस में भी चेंज हो जाता है। तो आपको दोनों साइड लेकर के चलना है। अगर कोई संख्या गुणा में है तो इधर जाके वो क्या हो जाता है, भाग में चेंज हो जाता है। अगर कोई संख्या भाग में है ना तो इधर जाके वो क्या होता है, गुणा में चेंज हो जाता है। अब इसी को लेकर के मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिया हूँ, चारों क्वेश्चन को हल करके आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया, हमको दिया है 2x, ठीक है, 2x + 4 बराबर में आप लोग देख सकते हैं 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिले, समीकरण के क्वेश्चन होते हैं जो एक्स वाई वाले रहते हैं, हम लोग उसको एक साइड हमेशा करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले 2x लिख देता हूँ, है ना भाई, 2x। अब मेरे को क्या करना है, 4 को ना उस साइड लेकर के जाना है। तो जस्ट देखो ये 4 जो प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो 2x है ना भाई, 2x है, बराबर में है। अब देखो ये क्या है, 3 जो है छोटा है, 4 क्या है बड़ा है, लेकिन जो बड़ा संख्या है ना वो से माइनस लगा तो घटेगा, लेकिन जो चिन्ह लगेगा ना बड़े संख्या का हमेशा लगेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x करने का मतलब क्या है, 2 गुणा x है, 2x करने का मतलब 2 गुणा x है, और इधर क्या है, माइनस का 1 है। अब देखो जो गुणा है ना क्या होता है, भाग में चेंज हो जाता है। तो क्या करूँगा, जब x का मान निकालूंगा तो x यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है। अब ये जब गुणा में है ना तो जाके कहाँ हो जाएगा, ये भाग में, भाग करने का मतलब बटा में ये चेंज हो जाएगा। तो x का जो मान मिलेगा -1/2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगला यहीं पर देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं भाई, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तो देखो 7x + 2y है, -5 = 6 - y है।
तो देखो इसको लिख देते हैं 7x + 2y है, माइनस का 5 है, फिर हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पर y है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, जो एक्स वाई वाले उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं और बिना एक्स वाई वाले को हम लोग एक साइड यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 7x लिख लेते हैं, प्लस है 2y है, ये जो y है ना इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस का y हो जाएगा। अब जो यहाँ पर -5 है ना दूसरे साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो पहले से 6 है, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 7x का 7x है। अब यहाँ पर देखो 2x पहले से था, 1x और आ गया, दोनों के दोनों प्लस में, तो 2 और 1 हो जाएगा आपका 3y और बराबर हो जाएगा 6 और 5 आपका हो जाएगा 11। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 7x + 3y = 11, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहीं पर देखिएगा, 2 क्वेश्चन और बचा इसमें का, 5x / 6 = 2 दिया है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 5x/6, क्योंकि जो भाग का मतलब तो बटा होता है, बराबर में हो जाएगा आपका 2। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है। मैं आपको क्या बताया, जो बटे में रहता है बगल जाके क्या होता है, गुणा में। तो ये क्या है, बटे में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 5x = 2 × 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, अर्थात हमको क्या मिला है, 5x = क्या मिला है, 12। अब इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, तो x बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं, इधर छोटा सा लिख देते हैं ना भाई, 12/5 इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, बहुत ईजी, आप लोग देख सकते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, 25y = 125 दिया है। कमेंट कैसे कीजिएगा, पक्षांतर का है तो पक्षांतर टॉपिक लिखिएगा, चौथा का फिर यहाँ पर y बराबर जितना भी आएगा ना उसका आपको आंसर यहाँ पर बताना है। चलिए एक टॉपिक हमारे पास बचा है जो कि तिर्यक गुणा करने वाला है, इसको भी कवर कर लेते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा इसको भी कवर करने में। तो यहाँ पर देखो तिर्यक गुणा में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात जैसे कि मैं यहाँ पर ये कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बराबर के बाद 2 पक्ष होते हैं, जैसे कि a/b है, c/d है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं। तो जो d का गुणा किसके साथ होगा, a के साथ होगा, उसी प्रकार जो b का गुणा हो जाएगा ना c के साथ होगा। तो a का गुणा जब d के साथ होगा तो a × d हो जाएगा, बराबर c × b यहाँ पर हो जाएगा। बस यही होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो a करके दिया है, हमको दिया है x/5 है, बराबर में 5/ हमको क्या दिया है, 2। जस्ट अभी आपको बताया था, इसका गुणा किसके साथ होगा, x के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2x। उसी प्रकार 5 का गुणा 5 के साथ होगा, तो 5 × 5 = 6 हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं 25। अब x का मान अभी जस्ट निकालना बताया था, कैसे था, तो जब यहाँ पर गुणा में है तो ये हो जाएगा भाग में बदल के, तो 25/2 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, x = 25/2। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो हेल्पफुल लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा इसका आंसर निकला। चलिए दूसरा कवर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो c है ना, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, 9/6 है, इक्वल टू देख सकते हैं x/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, तो 9 दूनी हो जाएगा 18। उसी प्रकार जब मैं 6 का गुणा x के साथ करूंगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x को यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी देखो क्रॉस में है ना, अर्थात गुणा में है, तो ये हो जाएगा आपका बटे में, तो 18/6 हो जाएगा, बराबर x कटेगा तो कटा दीजिए, 6 × 6 = 6 × 3 = 18, तो ये हो जाएगा आपका x = 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन अपने पास बचे, ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे, इसको भी कवर करेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए यहाँ पर जी वाला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा x + 2, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 10वीं वाले, जो 10वीं पढ़ा है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना भाई। किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका पहला टॉपिक है ना बीजगणित वाला, उसमें से। तो यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा मेरे को साथ x के साथ भी करना है, 2 के साथ भी करना है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से पहले लिख लेता हूँ, ये लिख लिए, बराबर हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब देखो कोष्टक के बाहर में आपके पास 3 है, अंदर में x और 2 है, तो पहले 3 का गुणा x के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, बराबर में आपका क्या है, 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहीं पर क्या है, 3x को रहने देते हैं, 3x है, पक्षांतर करने को बताया था, तो 6 इस साइड चला जाएगा, बराबर के उस साइड चला जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 8 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना भाई। तो हमको क्या मिला है, 3x बराबर कितना मिला, 2 मिला है। यहीं से अगर आप लोग x का मान निकालना चाहो तो x का मान देखो गुणा में तो बटे में हो जाएगा, तो 2/3 यहाँ पर x का मान निकल के
आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका बचा है जो कि अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, इसका अंतिम क्वेश्चन है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी बता देते हैं। तो x+2 है ना भाई, x+2 बाई है आपका x+3, फिर बराबर में है आपका 2/5। जैसे बताया थे वैसे ही आपको करना है। तो 5 का जो गुणा है ना भाई, यहाँ पर बना देते हैं 5 को ठीक से। 5 का गुणा आपको क्या करना है, ऊपर वाले संख्या के साथ करना है। तो देखो पहले x के साथ होगा तो 5x हो जाएगा, फिर 2 के साथ होगा तो 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा गुणा। अब उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे है ना भाई। तो 2 का गुणा x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6। अब x वाले को x ऐड कर लेंगे, बिना x वाले को x ऐड कर लेंगे। तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 5x है, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर पहले से 6 है, ये 10 इधर आ जाएगा है ना भाई बराबर के दूसरे साइड में। तो जब पहले से 10 प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब हम लोग क्या करेंगे, 5x में 2x घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3x बराबर हो जाएगा। अब देखो एक संख्या आपका क्या है, धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है तो घटेगा। लेकिन घटने के बाद ना जो बड़ा संख्या रहता है ना उसी का चिन्ह लगता है। तो घटाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 4, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े संख्या में माइनस है। अब यहाँ पर x का मान निकालो, x के साथ में गुणा में है तो ये हो जाएगा बट्टे में, तो -4/3 यहाँ पर इसका प्राप्त हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो वीडियो है आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, आप लोग देखे होंगे कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर इसी प्रकार के और वीडियो आप लोग चाहते हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा है ना भाई। कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, PDF वगैरह भी वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।